नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पिछले टर्न में हमने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, अर्थात अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक विलायक, अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, ताप, उत्प्रेरक और संदमक, कैटलिस्ट और इनहिबिटर, माध्यम की पीएच यानी पीएच ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति, विकिरण का प्रभाव, रेडिएशन इफेक्ट, प्रेशर, अभिक्रिया का दाब और सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, क्रियाकारक की सतह का क्षेत्रफल। ये कारक जो हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अब ये कारक किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं हम एक एक करके देखें। सबसे पहले ले हम अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभिकारकों की प्रकृति में हम देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बंध बनते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों में उपस्थित विशिष्ट बंध और उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया की प्रकृति आयनिक है या फ्री रेडिकल है, यानी जो क्रियाकारक हैं वो आयनिक हैं या मुक्त मूलक हैं, तो अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी। और यदि अभिक्रिया मॉलिक्यूलर है, आणविक है, तो अभिक्रिया कम गति से संपन्न होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लें AgCl की। इस अभिक्रिया में Ag+ और Cl आयन आपस में अभिक्रिया करके AgCl का अवक्षेप बना लेते हैं। तो यह आयनिक अभिक्रिया है जो कि तीव्र गति से संपन्न होगी। अगर अभिक्रिया आणविक होती है तो वो धीरे संपन्न होती है। इसके अलावा हम अभिकारकों की प्रकृति में लें, यदि अभिकारक गैस है तो अभिक्रिया की दर तेज होगी। यदि अभिकारक लिक्विड है तो उसकी थोड़ी कम, और सॉलिड है तो अभिक्रिया की दर सबसे कम होगी। यानी अगर हम क्रम देखें तो अभिकारक का नेचर अगर गैसीय है यानी अभिकारक गैसीय है तो अभिक्रिया की दर तेज होगी, लिक्विड है तो कम, और सॉलिड है तो सबसे कम। ऐसा क्यों है? क्योंकि गैसीय अभिकारक जो हैं उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल जो है वो बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होती है। आकर्षण बल कम होने के कारण जो है अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी। लिक्विड में गैस की तुलना में आकर्षण बल थोड़ा अधिक होता है, इसलिए अभिक्रिया की दर गैस से कम होगी, और सॉलिड में आकर्षण बल दोनों से अधिक होने के कारण अभिक्रिया की दर कम होती है। दूसरा फैक्टर हम लें नेचर में, रिएक्टेंट के नेचर में। अगर रिएक्टेंट होमोजेनस है तो उसकी रिएक्शन रेट अधिक होगी। अगर रिएक्टेंट हेट्रोजीनस है तो रिएक्शन रेट कम होगी। होमोजेनस में समान, होमोजेनस का मतलब है समान, क्रियाकारक की फेज जो है समान है। जैसे अगर क्रियाकारक गैसेस है और दूसरा भी क्रियाकारक गैस है तो समान फेज होने के कारण इनमें अभिक्रिया तीव्रता से संपन्न होगी, कॉलिजन जल्दी होगा। अगर मान लो एक क्रियाकारक गैस है और दूसरा लिक्विड है तो दोनों की फेज़ अलग होने के कारण इनमें अभिक्रिया की दर
कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि होमोजेनस में अभिक्रिया की दर अधिक होती है और हेट्रोजेनस में अभिक्रिया की दर कम होती है। इसी तरह से अगर हम अभिकारक की केमिकल नेचर देखें तो अगर अभिकारक स्टेबल है यानी केमिकल स्टेबिलिटी है तो अभिक्रिया की दर कम होगी। तो ये फैक्टर थे नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। सेकंड फैक्टर ले हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिक्रिया की सांद्रता अभिक्रिया दर को प्रभावित करती है। अगर क्रियाकारक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी। क्यों? क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड अणुओं की टक्कर या संघटनों की संख्या बढ़ जाती है और नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं कि लो कंसंट्रेशन में अणु दूर दूर हैं तो उनमें टक्करों की संख्या कम है। जैसे ही हमने इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अणु पास पास आए और उनमें कोलिजन की संख्या बढ़ गई और कोलिजन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। हम द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार भी कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है R वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात R प्रोपोर्शनल टू A की पावर n। तो जैसे जैसे हम क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं अभिक्रिया दर बढ़ती है। नेक्स्ट ले हम ताप, टेम्परेचर। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ती है। हमने लैब में भी देखा है, कई बार हम रेडिकल टेस्ट करते हैं तो कुछ कभी हम क्रियाकारक मिलाते हैं तो अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो अभिक्रिया होती है, तीव्र होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम ताप देते हैं तो ताप देने पर अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी अब टक्कर अधिक तीव्रता से और अधिक संख्या में होगी, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। सामान्यतः हम ये देखते हैं कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करें तो वेग लगभग दोगुना या तिगुना बढ़ जाता है। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग कम हो जाता है। जैसे हम NO2 और O2 की रिएक्शन देखें तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट ले हम उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं? कैटलिस्ट वे पदार्थ हैं जो स्वयं अभिक्रिया में प्रभावित रहते हैं परंतु अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं या अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। सामान्यतः उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उत्प्रेरक हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। उन उत्प्रेरकों को हम इनहिबिटर या संदमक कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस तरह से प्रभावित करते हैं हम देखें। सामान्यतः हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ से ये रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में परिवर्तित होने के लिए उन्हें एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यह जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये एनर्जी बैरियर कहलाता है। इस ऊर्जा अवरोध को पार करके, यानी यहाँ जो रिएक्टेंट इतनी ऊर्जा लेकर इस अवरोध को पार कर देंगे तो वही प्रोडक्ट में परिवर्तित हो पाते हैं। जो ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर पाते हैं वो रिएक्टेंट में ही रह जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो उत्प्रेरक क्या करता है, इस एनर्जी बैरियर को कम कर देता है, एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है
एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग देता है जिससे एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। एनर्जी बैरियर यानी एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम होने पर अधिक संख्या में अणु, अब एनर्जी बैरियर कम होगा तो अधिक संख्या में अणु इस बैरियर को पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अधिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम कर देता है, जिससे रिएक्टेंट अधिक संख्या में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें, KClO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो वह ऑक्सीजन बनाता है। सामान्यतः KClO3 के विघटन होकर ऑक्सीजन बनने की दर कम होती है, लेकिन जैसे ही हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर MnO2 मिला देते हैं जो कि एक कैटालिस्ट है, तो थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है ना, अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। तो MnO2 मिलाने पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है, जिससे KClO3 का विघटन अधिक होकर ऑक्सीजन अधिक बनता है, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इनहिबिटर्स जो है वो अभिक्रिया वेग को कम कर देते हैं, यानी अभिक्रिया की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। नेक्स्ट ले हम माध्यम की प्रकृति, pH ऑफ मीडियम। कुछ अभिक्रियाएं जो अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं, अगर उनका pH 0 to 7 है तो वो अभिक्रियाएं तीव्रता से संपन्न होगी, अर्थात उनका अभिक्रिया वेग अधिक होगा। और कुछ अभिक्रियाएं जो क्षारीय माध्यम में संपन्न होती हैं, अगर उनका pH, माध्यम का pH 7 to 14 रखें तो वो क्षारीय माध्यम में तीव्रता से संपन्न होंगी, अर्थात उनका वेग क्षारीय माध्यम में अधिक होगा। लेकिन जो अभिक्रियाएं अम्लीय माध्यम में संपन्न होती हैं, अगर हम उनको क्षारीय माध्यम में संपन्न कराएं तो उनका वेग कम होगा। जैसे हम एग्जांपल लें, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, जो धातु आयन है उनके ऑक्सीकरण अभिक्रिया वेग साधारणतः हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे अम्लीय विलयन में टाइटेनियम 3 Fe4- को ऑक्सीकृत कर देता है, जबकि टाइटेनियम 1 Fe3- द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्टर ले हम माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति भी अभिक्रिया वेग को प्रभावित करती है। अगर ध्रुवीय क्रियाकारक है या आयनिक क्रियाकारक है तो वह क्रियाकारक पोलर मीडियम में या ध्रुवीय विलायक में तेज गति से अभिक्रिया करते हैं, जबकि अगर हम अध्रुवीय विलायक लें तो ध्रुवीय क्रियाकारक अध्रुवीय विलायकों में मंद गति से अभिक्रिया करेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग बहुत कुछ माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे हम एग्जाम्पल जैसे ले, वाटर जो है उसमें अभिक्रिया की वेग अधिक, सामान्यतः अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, विद्युत परावैद्युत स्थिरांक, वो सर्वाधिक होता है, यानी 81 होता है। तो इसलिए जल में जो है अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट लें रेडिएशन इफेक्ट, विकिरण प्रभाव। कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो उनका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है, लेकिन अगर कुछ विशिष्ट विकिरणों की उपस्थिति में उन अभिक्रियाओं को कराएं तो वो फोटोन का अवशोषण करके अभिक्रिया वेग अधिक तेज हो जाएगा, यानी अधिक बढ़ जाएगा, यानी अभिक्रिया अधिक तेजी से संपन्न होगी। जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात करें
फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगर हम अंधेरे में फोटोसिंथेसिस कराएं तो अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को लेकर उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह से हम H2 और Cl2 की अभिक्रिया देखें तो H2 और Cl2 की अभिक्रिया सामान्यतः प्रकाश की अनुपस्थिति में HCl बनने की दर बहुत ही कम होती है, लेकिन जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश में H2 और Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो HCl का बनना तेज हो जाता है। नेक्स्ट ले प्रेशर ऑफ रिएक्शन, दाब। सामान्यतः जैसे ही हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने पर यहाँ हम देखें लो प्रेशर में क्रियाकारक के अणु दूर दूर हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने पर आयतन कम होगा। आयतन कम होने से क्रियाकारक के अणु पास पास आएंगे, पास पास आने से उनमें कॉलिजन बढ़ेगा, कॉलिजन बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अगर हम क्रियाकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता से अधिक है, यानी हम यहाँ देखें तो यहाँ N2 और 3H2 जो है यानी टोटल अणुओं की संख्या 4 है, जबकि उत्पाद के अणुओं की संख्या 2 है। तो इस अभिक्रिया में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अर्थात रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन सेकंड रिएक्शन में हम देखें, सेकंड रिएक्शन में क्रियाकारक के अणुओं की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद के अणुओं की संख्या 2 है। तो अगर इस अभिक्रिया में हम दाब बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग कम हो जाएगा, यानी अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। लेकिन हम तीसरी रिएक्शन देखें, इसमें H2 और 2H2 प्लस I2 प्लस 2H2 है, ठीक है। यानी यहाँ टोटल हम देखें यहाँ H2 और I2 है, तो हम देखें यहाँ 2 अणु है और यहाँ भी क्रियाकारक के 2 अणु हैं और उत्पाद के भी 2 अणु हैं। तो दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान होती है, तो दाब बढ़ाने या घटाने पर इस अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट ले हम क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सामान्यतः सरफेस एरिया बढ़ने पर यानी क्रियाकारकों की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। हम एग्जाम्पल लें, जैसे हम जल में मिश्री को घोलें, एक शक्कर के दाने को घोलें और एक हम शक्कर के पाउडर को घोलें, तो तीनों में से सबसे पहले कौन घुलता है? पाउडर, उसके बाद शक्कर के दाने और उसके बाद मिश्री। तो मिश्री जो है उसका सरफेस एरिया कम है। जैसे ही हम मिश्री को टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं, शक्कर के दानों में परिवर्तित करेंगे तो उनका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और हम शक्कर के दानों को और अधिक पीस कर पाउडर बना देते हैं तो उनका क्षेत्रफल और अधिक बढ़ जाएगा। तो जैसे ही सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जो विलायक के अणु हैं वो अधिक मात्रा में टक्कर करेंगे और अभिक्रिया की गति बढ़ेगी। यहाँ हम डायग्राम में देखें, यह एक क्रियाकारक है जिस पर जो पार्टिकल हैं वो सरफेस पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको 4 टुकड़ों में परिवर्तित कर दें तो अब इसका सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और क्रियाकारक के अणु ज़्यादा सतह के क्षेत्रफल पर अटैक करेंगे, यानी माध्यम के अणु ज़्यादा सतह पर अटैक करेंगे और अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अगर हम कैलकुलेशन भी देखें तो जैसे ये एक ब्लॉक है जिसका जो सतह का क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं इसे टुकड़ों में परिवर्तित कर दूं, यानी 8 टुकड़ों में इसे परिवर्तित कर दूं, तो अब इसका क्षेत्रफल बढ़कर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सतह का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़कर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रियाकारक के सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया दर
बढ़ती है। यही कारण है कि किसी क्रियाकारक को अगर हम फाइन पाउडर में परिवर्तित कर कर अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया की दर तेज होती है। तो यह फैक्टर्स थे जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।